एक और बात जो बहुत ज़्यादा चलती है लगातार एमएसपी को लेकर, वो ये कि जो आम किसान है उसे एमएसपी नहीं मिल पा रही है। जो बीच में दलाल है वो उस एमएसपी को ले लेते हैं और जो नॉर्मल किसान है वो वही का वही रह जाता है। ऐसी ब्लैक मार्केटिंग अगर हो रही है कहीं पर, आपको ज़्यादा पता होगा, उस पर भी रोशनी डालें। तो उसे बंद करने के लिए क्या कोई कदम आपकी सरकार की तरफ से, आपके डिपार्टमेंट की तरफ से उठाए जाएंगे? क्योंकि इस तरीके का गोरख धंधा चलता है बहुत बार, उसके लिए कुछ प्लान्स बहुत ज़रूरी होते हैं। देखिए, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना, वो मैं आपको आप ही की बात करता हूँ मैं, जो आप मेरे से पूछ रहे हो। ये कहते हैं अभी जिसका फसल उसी का पैसा, ये पूछ रहे हैं आप भाई। जिसकी फसल उसी को पैसा जाए, बीच में दलालों को क्यों जाए? हाँ, मैं वो कहता हूँ। आप मेरे से जो पूछ रहे हो, मैं आपका सवाल को शुद्ध कर रहा हूँ। जी जी। अब जब कांग्रेस का राज था तब किसान फसल मंडी में लेके जाता था और वो बिकती थी, सरकार खरीदती थी, लेकिन उस फसल का पैसा आड़ती के खाते में जाता था। मतलब जिसकी फसल उसके पास नहीं गया। अब किसानों की आमदन की बात कांग्रेस भी करती है। हमारी पार्टी, हमारी सरकार तो कह रही है हम किसानों की आमदन दुगनी करेंगे। ये तो मोदी जी का नारा था 2024-22 तक हम फसलें आमदन उसकी दुगनी करेंगे, ये नारा मोदी जी का था और मोदी जी ने उसको पूरा भी किया। लेकिन उसको पूरा करने के लिए ये क्वेश्चन जो आप पूछ रहे हो मेरे से, मैं वही बात बताना चाहता हूँ। अब हमारी सरकार ने क्या किया, किसान के खाते में पैसा देना शुरू कर दिया। जो अनाज लेके आया डायरेक्ट पेमेंट, उसी का अकाउंट खाते में खुलवा के और पोर्टल से उसका डायरेक्ट पेमेंट उसके पैसे उसमें डाल दिए। ये किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने। कांग्रेस ने नहीं किया। बिल्कुल। कांग्रेस क्या था, किसान अपनी फसल बेचता था, पैसे जाते थे आड़ती के खाते में और वो उसका फसल के बाद 1 महीने के बाद, 1.5 महीने के बाद उसका हिसाब करता था। फिर उसमें से उसका सारा खर्चा काट के, ब्याज बूझ काट के, फिर उसको कहता था भी तेरे 50,000 कम हो गए। आड़तियों की दादागिरी, 10,000 कम हो गए। वो अपने पैसे का कभी हाथ नहीं लगा पाए कांग्रेस के राज में। भारतीय जनता पार्टी ने आते ही सबसे पहले ये किया था, भाई किसान की मदद कैसे हो सकती है, किसान का पैसा किसान के खाते में जाना चाहिए। हमारी सरकार ने आते ही ये काम किया, सबसे बड़ा काम था ये। बिल्कुल। जब उसकी फसल 2 लाख की बिकी, 4 की बिकी, 10 की बिकी, जितने की बिकी, सारे उसके पास आ गए। उस पैसे से उसने कोऑपरेटिव बैंक का खाता उतारा। कोऑपरेटिव बैंक का 0% पे है। अब उसने 5 लाख दिए तो 5 लाख मिल गए। एक उसकी जिम्मेदारी तो पूरी होगी कोऑपरेटिव बैंक के पैसे की। पैसा फिर उतने उसके पास आ गया। अगर वो पैसा आड़ती के खाते में चला जाता तो कैसे उतारता? नहीं उतार पाता। बिल्कुल। इसलिए किसान की मदद हुई है, भारतीय जनता पार्टी ने मदद की। ये सबसे अच्छा। फिर दूसरी बात है कि भाई अगर किसी एमएसपी के रेट से कम भी क्या, आप ये जानना चाह रहे थे, वो भावांतर दिया, उसका डिफरेंस दिया, किसान को नुकसान नहीं होने दिया। नहीं, वो सारी चीज़ें ठीक है मंत्री जी। मैं समझना ये चाह रहा था कि जो बीच में दलाल आ जाते हैं, मान लीजिए किसान आया और वो अपनी फसल किसी दलाल को दे देता है। ये अभय चौटाला की तरफ से इस पर संशय व्यक्त किया गया था कि जो किसान अपनी फसल लेकर आता है और उसे कोई और उससे खरीद लेता है और फिर उसे वो आकर मंडी में देता है और डायरेक्ट पेमेंट वो ले लेता है। क्या इस तरीके के कोई मामले आपके संज्ञान में आए? ऐसा जो ये सवाल जो पूछ रहे हैं ना आप, जी, ये किसी ने कह दिया, आपने उसकी बात पे मेरे से सवाल बिल्कुल रिएक्शन ऐसा है ही नहीं। ऐसा है नहीं। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चलिए ठीक है, तो अब हम इंटरव्यू के अगले सेक्शन में बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं बजट की, क्योंकि इस बार जो है वो तकरीबन 4,000 करोड़ से ज़्यादा का बजट रहा। अगर हम खेती की बात करते हैं, एग्रीकल्चर की बात करते हैं, हरियाणा कृषि प्रदेश है और यहाँ पर लगातार आप कह सकते हैं कि बजट बढ़ भी रहा है। उस बजट को किस तरीके से यूटिलाइज करने वाले हैं श्याम सिंह राणा? कैसे और बेहतर होगी किसानी हरियाणा में, उसके लिए क्या क्या योजनाएं हैं, उस पर थोड़ी सी रोशनी पहले डालें। देखिए, ये एग्रीकल्चर की जो जहाँ तक बात है, एग्रीकल्चर में मच्छी पालन भी है, जी, मत्स्य पालन और पशुपालन भी है, ये दोनों विभाग भी आपके पास है अलग से, बागवानी भी है जी और एग्रीकल्चर भी है जी। तो इसका बजट बढ़ के आया इस बार जी। और जिससे किसानों को ये बड़ा फायदा इस बात से मिलेगा, क्योंकि पैसे से सारी बात होती है जी। इस बार कृषि विभाग का बजट जो पिछली बार था, संशोधित बजट ये था
3,548.06 करोड़ जी और इस टाइम बढ़ के आया जी 4,229.29 करोड़ जी। ये 681.23 की बढ़ोतरी हुई है। इसमें। ये 19 पॉइंट प्लस बढ़ा जी जी। और दूसरा था बागवानी का। बागवानी का 95% की बढ़ोतरी हुई। ओके। और पशुपालन में 50% की बढ़ोतरी हुई, 50 प्लस की जी। और मत्स्य विभाग में हुई 144%। अच्छा, तो उस पर आपका फोकस रहने वाला है इसका मतलब कि उसमें ऐसा था जो ग्रोथ है ना पूरे देश में, हरियाणा हो चाहे दूसरे प्रदेश, मत्स्य में ग्रोथ ज़्यादा है। ओके। तो उसकी वैश्विक तौर से भी देश की अर्थव्यवस्था के अंदर इसका काफ़ी बड़ा सहयोग आने वाले समय में रहेगा। वैसे तो पूरे भारत में पैडी का एरिया बड़ा माना जाता है। जी जी। पूरे भारत में इसका एरिया ज़्यादा है, उसके बाद गेहूं का है और फसलों का भी काफ़ी है, लेकिन मत्स्य का इन सबसे ज़्यादा है। ओके। अब समुद्र है, जैसे अंडमान है, निकोबार है, अब ये सारे एरिया समुद्र का है। भारत का काफ़ी बड़ा एरिया, 3 तरफ समुद्र है, तो ये मत्स्य में आता है। फिर ये हमारे यहाँ जितने लेक हैं, जितनी नहरें भी हैं, दरिया भी हैं और तालाब भी हैं, और जब बढ़ोतरी दे रही है सरकार इसकी, हमारे यहाँ 9 लाख एकड़ जमीन सेम की है। अच्छा, जिसमें मछली पालन हो सकता है, जिसमें ये जो नमकीन पानी है, और नमकीन पानी जो है ये मच्छी पालन के लिए एक वरदान है। कौन कौन सा एरिया हरियाणा का है उस पर भी थोड़ी सी अगर रोशनी। उसमें हमारे तकरीबन 13 जिले थे, जिसके अंदर 8-9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर ज़्यादा है, जैसे रोहतक है, भिवानी है, झज्जर है, दादरी है। इस तरह हमारे 8 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, उनमें ज़्यादा हैं। बाकी में अभी सुधार में आ गया, काफ़ी सुधार भी हुआ। अभी पहले 1 लाख एकड़ को हमने इस बार खाली करा लेना है। अच्छा। हमारे बजट में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये संकल्प पत्र में कहा है, हम उस पर लगे हैं। हाँ, इसलिए। लेकिन इसमें जो सेम है, इसका पानी है ना, जो मच्छी पालन के लिए बहुत बेहतर है, इसमें बढ़ावा मिलेगा। हमने इस बार आज बैठक थी। अच्छा। हमने भी सेम भी खत्म हो और मच्छी पालन भी हो जाए, तो इस पे विचार काफ़ी फ़ायदा मिलेगा सरकार को।